कर्नाइट, कर्नाइट का भी फॉर्मूला ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कर्नाइट दिया हुआ है फॉर्मूला। तो Sn+2 एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और क्योंकि इसकी जाने की टेंडेंसी है +2 से +4 में, बोरिक एसिड में दिखने को तो 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये एक ही H+ देता है, और वो भी खुद का नहीं होता है, वो किसका होता है, वाटर का होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, ये लो साहब आंसर आ गया आपका सी। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा बात कुछ ऐसी है कि हमने पी ब्लॉक पढ़ लिया है। आई होप आप सभी ने लेक्चर अटेंड कर लिया होगा, जो अपने यकीन वाले चैनल पर चलता है ना, प्रचंड सीरीज में। तो उस लेक्चर के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि पी ब्लॉक में अब उतना कुछ दम नहीं रहा है। एक टाइम पे पी ब्लॉक का आतंक हुआ करता था, टेरर हुआ करता था ये चैप्टर, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स और उनकी रिएक्शंस, उनकी प्रिपरेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज ये सब याद रखने होते थे। ठीक है, तो खैर मुश्किल तो ये तब भी नहीं था, बट हाँ बड़ा बहुत था ये चैप्टर। पर अब जेईई मेन और नीट में से जो इसकी इज्जत खराब हुई है ना, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब लगभग 80% ये चैप्टर ही रिमूव हो गया है। तो अब बचा कुछ इतना सा है इसमें, जितना आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ लेते हो, बस इतना सा बचा है, बस थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें और हैं। मतलब हम चाहें ना तो एक लेक्चर में पूरा पी ब्लॉक पढ़ सकते हैं, अगर इसका पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट हटा दें तो, है ना, मतलब ऐसी इसकी हालत हो गई है बेचारे चैप्टर की। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्हीं रेलेवेंट टॉपिक से कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। यहाँ पर हम नीट के पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं, और हमारे अब जो सिलेबस में है उससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए फटाफट से इनको डिस्कस करते हैं, तुम्हें भी लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो अपन ने सबसे पहला टॉपिक ही यही पढ़ा था बेटा, हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था। इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने देखा था किस तरीके से डाउन द ग्रुप जाने पर पी ब्लॉक में हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो टेकिंग स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप, हमें ये बताना है। तो इसमें अपने को ये बताना है बेटा, जैसे TLI दिया मतलब थैलियम+1 और ये थैलियम+3 वाला दिया हुआ है। ठीक है, इधर अपने को ये थैलियम+3 वाला दिया हुआ है, इधर थैलियम+1 वाला दिया हुआ है, और इधर अपने को इंडियम+3 वाला दिया हुआ है, इंडियम+1 वाला दिया हुआ है, और ऐसे इधर एल्यूमिनियम+1 और एल्यूमिनियम+3 वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो बात करें अगर देखो एग्जैक्ट वैसे आया हुआ तो ये नीट में है क्वेश्चन, है ना। अब एग्जैक्ट अगर अपन बात करें, तो बात कुछ ऐसी है कि भाई TLI इज मोर स्टेबल देन TLI3, TLI इज मोर देन TLI3, इज मोर स्टेबल देन TLI3, क्योंकि यहां पर थैलियम+1 में, ठीक है, थैलियम+1 में है ना। बट यहां पर एक ऑप्शन और निकल के आता है, INI3 और INI, यहां पर इंडियम+3 में है और इंडियम+1 में है, और इंडियम अगर +3 में है बेटा, इंडियम अगर +3 में है तो इंडियम+3+1 से ज्यादा स्टेबल होता है ना। बट एनटीए ने इसका आंसर यही दिया था TLI वाला कि थैलियम+1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम+3। अब यहां पर देखो आंसर तो ये भी सही जाता है, आंसर तो ये भी सही जाता है, पर क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हुए, है ना, स्टेबिलिटी एज द फैक्टर वो बोल रहा है, मतलब स्टेबिलिटी वाले फैक्टर की अगर अपन बात करें तो TLI ज्यादा स्टेबल होता है TLI3 के कंपैरिजन में, ये हमें मालूम है। एक्चुअली INI3 क्या है, यहां पर ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए इसको अपन कंसिडर नहीं करते, क्योंकि I नेगेटिव इज रिड्यूसिंग एजेंट और ये इसको रिड्यूस कर देता है INI3 को। INI3 जो है ये रिड्यूस होके INI में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आंसर अगर सिर्फ इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेसिस पर अगर आंसर दे तो आंसर A और C दोनों सही है, पर क्योंकि अपन नीट में सिर्फ एक ही आंसर सही दे सकते हैं, तो मोर करेक्ट अपने को A नजर आ रहा है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ मेनली अपन यहां पर इनके थैलियम, लेड और बिस्मथ के लिए पढ़ रहे होते हैं, इसलिए यहां पर आंसर अपना TLI वाला NTA ने दिया था। ठीक है, तो अब NTA ने दिया है तो बेटा मानना तो पड़ेगा, है ना। और NCERT में भी क्योंकि ये लिखा हुआ है इसीलिए फिर आंसर यही दिया गया था कि TLI इज मोर स्टेबल देन TLI3। इसको ऐसा नहीं मानना है कि सर थैलियम+1 और I3- अगर ऐसा करके मान लें तो भी बेटा TLI ही ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो भी TLI ही ज्यादा स्टेबल रहेगा, ऐसा करके नहीं मानना है इसमें। मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं गया अपने को कि इसको ट्राई आयोडाइड आयन मान लो, थैलियम को +3 में ही मानकर चलना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेलेक्ट द एलिमेंट M whose ट्राइहैलाइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोड्यूस एन आयन फ्रॉम द
आयन ऑफ द फॉर्म MH2O होल 6+3। देखो बेसिकली क्या है, अपने ये जो बोरोन फैमिली के ट्राई हैलाइड्स हैं, इनको जब आप पानी में डालते हो, जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को आपने पानी में डाला, एक्सेस ऑफ वाटर में डाला, तो ये क्या देगा, Al+3 और Cl- आयन देगा। तो ये Al+3 आयन ना एक्वस मीडियम में कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है। Al+3 आयन एक्वस मीडियम में कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा। AlCl3 में जो Al+3 है, इसको जब आप पानी में डालोगे तो ये इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। तो अपने को ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसके ट्राई हैलाइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और आयन ऑफ द फॉर्म दिस। इनमें से ऐसा कौन सा आयन है। तो सपोज आपको ये बात नहीं भी पता कि ये एक्वस मीडियम में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, फिर भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बेटा, देखो यहां पर ये जो एलिमेंट दिए हुए, इनमें से एक ऐसा एलिमेंट है जो 6 वाटर के साथ कभी भी नहीं जुड़ पाएगा, यानी कि वो 6 बॉन्ड कभी भी नहीं बना पाएगा। और वो कौन है ऐसा एलिमेंट, कौन है ऐसा एलिमेंट, बोरॉन। ये जब मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था, तब मैंने तुम्हें सिखाया था क्या, कि बोरॉन या कोई भी सेकंड पीरियड एलिमेंट अगर 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है, मतलब समझ जाना वो मॉलिक्यूल या आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोरॉन अगर इस प्रकार का आयन बनाएगा तो उसको 6H2O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। क्या बोरॉन 6 बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और हमारा आंसर क्या चला जाएगा, बोरॉन। ठीक है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13। आपको बताया था मैंने पी ब्लॉक में जब पढ़ा था अपन ने। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज ऐसा इंक्रीज होता है ना। ये तो रेगुलर ऑर्डर होना चाहिए था, पर अपने को कुछ इरेगुलरिटीज मिली थी। कहां पर, यहां पर एल्यूमिनियम और गैलियम में। ये ऑर्डर नहीं था, ये ऑर्डर नहीं था, क्योंकि गैलियम पर क्या लग गया था बेटा, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो गैलियम पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से गैलियम का साइज छोटा हो गया था हल्का सा एल्यूमिनियम से। तो गैलियम को बेटा पीछे कर देना और एल्यूमिनियम को आगे कर देना, आपका साइज का ऑर्डर आ जाएगा। क्या ऑर्डर आ जाएगा, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम। थैलियम पर भी लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका साइज जितना होना चाहिए उतना नहीं मिलता, उससे छोटा मिलता है, पर क्योंकि इंडियम से छोटा नहीं हुआ वो, उसका साइज इंडियम से छोटा नहीं मिला, इसलिए अपन यहां पर डिस्कस नहीं करते। पर लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट तो इस पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड जितना साइज अपने को देखने को नहीं मिलता। तो देख लेते हैं ये ऑर्डर कहां देखने को मिल रहा है, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। ये लो साहब, आंसर आ गया आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म MF63 नेगेटिव आयन। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो MF63 नेगेटिव, ठीक है, अनेबल टू फॉर्म मतलब कौन इस प्रकार का आयन नहीं बना पाएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये 2018 में नीट में आया था और मणिपुर में 2023 में आया। सेम क्वेश्चन रिपीट होकर आया है ना। क्या पूछ रहा है वो, MF63 नेगेटिव, जैसे कि गैलियम है, गैलियम में अगर आप HF में डाल दोगे तो ये क्या करेगा, GaF63 नेगेटिव इस प्रकार का एक आयन बनाएगा। सेम एल्यूमिनियम बनाता है, सेम इंडियम बनाता है, बोरॉन नहीं बना सकता। बोरॉन क्यों नहीं बना सकता, इसका आंसर आप बताओगे कमेंट में। फटाफट से आंसर लिख के दो कि बोरॉन क्यों नहीं बना सकता। मतलब बोरॉन कभी भी BF63 नेगेटिव इस प्रकार का आयन बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता, उसका रीजन क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो कर सकते हैं, 4। ये 6 बॉन्ड बना ही नहीं सकते कभी, और 6 बॉन्ड नहीं बना सकते, इसका मतलब BF63 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये तो अपने नोट्स में है, ये जो हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग वो अपने नोट्स में प्रेजेंट होती है ये सब चीजें, तो कि BF63 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, AlF3 soluble in HF only in presence of KF. It is due to the formation of, वो ये बोल रहा है कि भाई AlF3 जो है ये HF में soluble है, बट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ KF, बट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ KF। तो ऐसा क्यों होता है, किसके फॉर्मेशन की वजह से ये सॉल्युबल हो रहा है। देखो AlF3 आप HF में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने KF डाल दिया तो AlF3 सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, K3AlF6 इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है।
ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है भाई? HF जो है, HF एक कोवलेंट कंपाउंड है, यहाँ पर F नेगेटिव का आयनाइजेशन उतना ज्यादा नहीं है, पर जैसे ही अपन ने KF डाला तो KF एक आयनिक कंपाउंड है, तो K प्लस और F माइनस सॉल्यूशन में जितने ज्यादा F माइनस आयंस आएंगे, सॉल्यूशन में जितने ज्यादा F माइनस आयंस आएंगे उतने ज्यादा F माइनस आयन इस पर अटैक करेंगे, ये अटैक करके इसको AlF6 3 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करेंगे। AlF6 3 नेगेटिव आयन पर 3K प्लस जब जुड़ जाएंगे तो आपको ये कॉम्प्लेक्स बनता नजर आएगा, K3AlF6, K3AlF6। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम इंक्रीजेस इन द सीक्वेंस। एनसीईआरटी की लाइन है और ये हमने पढ़ा भी है इनर्ट पेयर इफेक्ट में। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ भी है इनर्ट पेयर इफेक्ट में। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनकी +1 की स्टेबिलिटी और +3 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? +1 है बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 है इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होता है और बोरोन तो इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि +1 में देखने को ही नहीं मिलता अपने को, बोरोन आपको मिलेगा सिर्फ +3 में ही। सिमिलरली एल्यूमिनियम भी +1 में रेयरली देखने को मिलता है, ये भी मिलता है +3 में ही। ठीक है, तो इन सभी में अगर अपन देखेंगे तो डाउन द ग्रुप +3 की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी और +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। तो अपने से +1 की स्टेबिलिटी पूछी है, लगा लो क्या ऑर्डर आ जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है अपने को? एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरोन के अलावा चारों दिए हुए हैं, तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एल्यूमिनियम सबसे पीछे आ जाएगा, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सही है, आंसर आ जाएगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अपने को इधर कंपाउंड्स दिए हुए और इधर इनके फॉर्मुलाज दिए हुए हैं। ठीक है, तो वैसे तो पी ब्लॉक का नहीं रहा ये क्वेश्चन, अब ये बन गया पता है सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन, क्योंकि बोरैक्स जो है अपने सॉल्ट एनालिसिस में है, ऑर्थोबोरिक एसिड सॉल्ट एनालिसिस में है, बोरैक्स बीड सॉल्ट एनालिसिस में है। पहले ये पी ब्लॉक में हुआ करते थे, सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर नहीं हुआ करता था। अब ये बस उठ के सॉल्ट में चले गए और पी ब्लॉक से हट गए, बस इतना सा फर्क है। तो अपन इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्ट में सॉल्ट के क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना? तो बताओ फिर फटाफट से। वैसे तो तुम्हें नहीं अब देखो वहां पर बोरैक्स का मैंने तुम्हें सिर्फ फॉर्मुला वगैरह बताया था, ज्यादा कुछ खास नहीं बताया। बोरैक्स बीट वगैरह के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं बताया था, तो मैं फॉर्मुला तो मैं ही बता देता हूँ। देखो बोरैक्स दे रखा है, बोरैक्स का फॉर्मुला मैंने तुम्हें बताया ही था। बोरैक्स का फॉर्मुला मैंने तुम्हें बताया था Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.10H2O, ये फॉर्मूला था। तो ये अपने को दे रखा है यहाँ पर, यानी कि ए का हो जाएगा 4 और ए का 4 अपने को एक में ही दे रखा है, मतलब आंसर तो सिर्फ एक से ही आ गया अपना, आंसर तो सिर्फ यहीं से पता चल गया अपने को। ठीक है, फिर उसके बाद करनाइट, करनाइट का भी फॉर्मूला ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, करनाइट दिया हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है करनाइट का फॉर्मूला। ठीक है, Na2B4O7 4x का ही सिमिलर एक कंपाउंड होता है, बस यहाँ पर .4H2 होता है। ठीक है, तो करनाइट यहाँ पर बी पर दे तो बी का 2 आ जाएगा, बी का 2 आ गया साहब। ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड आपको मालूम ही है बेटा H3BO3 होता है ना? और H3BO3 आपका सी का 3 आ जाएगा, और बोरैक्स बीड, बोरैक्स बीड आपका NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड से मिलकर बोरैक्स बीड बनता है। ठीक है, बताया था ना Na2B4O7, इसको जब अपन हीट करते हैं तो ये ऐसे टूटता है, NaBO2 और B2O3, ये कंबाइनली कहलाता है बोरैक्स बीड। क्या कहलाता है ये? बोरैक्स बीड। एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास होता है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं बोरैक्स बीड। सॉल्ट में डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, सॉल्ट में एकदम डिटेल में इसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, Na2B4O7, इसको हीट किया, लो ये तो अभी तो लिखी अपन ने रिएक्शन, जस्ट अभी अपन ने लिखी है रिएक्शन कि Na2B4O7 यानी कि बोरैक्स को हीट करने पर ये डिकम्पोज होता है NaBO2 में और B2O3 में। एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी लिक्विड, एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी लिक्विड आपको देखने को मिलेगा, है ना? और ठंडा होने पर ये सॉलिड हो जाता है, इसको बोलते हैं हम बोरैक्स बीड, बोरैक्स बीड।
ठीक है। और डी ब्लॉक वाले कैटायंस के टेस्ट में काम आता है ये Na2B4O7 NaBO2 और B2O3। B2O3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। डाइबोरेन वैसे तो हट चुका है पर फिर भी हमने पढ़ा है ना, डाइबोरेन के बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने तुम्हें बताया, इसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। B2H6 होता है अपना डाइबोरेन। अब इसका स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, याद करो कैसा स्ट्रक्चर बताया था इसका। इसमें बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बोरोन, इससे 2 हाइड्रोजन तो ऐसे ब्रिज पर लगे हुए होते हैं और 4 ऐसे 2-2 करके टर्मिनल पर लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3। ठीक है, ये बता दिया था। और ये और ये चारों, ये 6 के 6 एटम एक ही प्लेन में होते हैं और ये ऊपर नीचे ऐसे ब्रिज पर लगे हुए होते हैं। तो बोथ द बोरोन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, ये स्टेटमेंट गलत है। क्या पूछा है, इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट में तो पहला वाला ही आ गया। देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये रहा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है अपने बोरोन इसमें डाइबोरेन में। ये रहा एक बनाना बॉन्ड, 3 एटम और इनमें 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखो जरा ध्यान से, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और एक ये रहा नीचे। ठीक है, तो देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सही है ये स्टेटमेंट। 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये भी सही है ना। और ऐसे 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, और ये नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। फिर बोला द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरोन एटम्स लाई इन वन प्लेन। हाँ, ये सारे एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो नीचे के तीनों सही है, ऊपर वाला एक स्टेटमेंट गलत है, यानी कि आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल, ये एक एसिड है। तो ये एसिड क्यों है, तो बोल रहा है कि इट एक्सेप्ट्स OH माइनस फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, है ना। तो बोरिक एसिड की अगर अपन बात करें तो बोरिक एसिड बेटा ये कुछ इस प्रकार का है कि बोरोन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, अभी बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, यानी कि ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। जब ये पानी में डाला जाता है तो वाटर इज अ लुईस बेस, ये अपने को मालूम है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये वाटर से OH माइनस को एक्सेप्ट कर लेता है। वाटर से किसको एक्सेप्ट कर लेता है, OH माइनस को। वाटर को H प्लस OH माइनस लिख सकते हैं, वाटर को क्या लिख सकते हैं अपन, ठीक है, वाटर को H प्लस OH माइनस लिख सकते हैं। ये OH माइनस इसको लोन पेयर देके अगर इससे जुड़ जाएगा तो क्या बचा रह जाएगा यहाँ पर H प्लस। तो क्या करता है बोरिक एसिड, वाटर का OH माइनस एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर 3 OH ऑलरेडी लगे हुए हैं, एक OH और लग जाएगा तो BOH होल 4 नेगेटिव बन जाएगा और क्या बचा रह जाएगा H प्लस। तो H प्लस रिलीज किया है H3BO3 ने, मतलब ये एसिड है। पर ये जो H प्लस है ये बोरिक एसिड का H प्लस नहीं है, किसका H प्लस है, ये वाटर का H प्लस है। वाटर का जो H प्लस था ये इसने खुद नहीं दिया है, इसने वाटर से दिलवा दिया है। यानी कि ये उन शातिर लोगों की तरह है जो खुद काम नहीं करते, दूसरों से करवा लेते हैं और अपना नाम कर लेते हैं। आई बात समझ में, तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि तुमने कोई काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले गया। तो यहां पर ये बोरिक एसिड ऐसा ही है, ये कहने को एसिड है, H प्लस देता है, पर वो H प्लस इसका नहीं गया है, वो किसका गया है, वो बेचारे वाटर का गया है। उसने वाटर का OH माइनस एक्सेप्ट कर लिया और H प्लस रिलीज हो गया। तो ये जो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ये एसिडिक बिहेवियर कुछ इस तरीके से शो करता है, BOH होल 4 नेगेटिव, कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। हालांकि ये अनस्टेबल होता है, जब इसको समझ में आता है ना कि भाई अपने साथ धोखा हो गया, तो रिएक्शन वापस से बैकवर्ड ले जाता है, ये वापस से OH माइनस अलग हो जाता है और बोरिक एसिड बन जाता है। मतलब ये रिएक्शन उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, पर उस पर अपन बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। ये रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है, ठीक है। तो एक्सेप्ट OH माइनस फ्रॉम वाटर एंड रिलीजिंग प्रोटॉन, पहला स्टेटमेंट ही सही है, यही आंसर हो जाएगा अपना। कंबाइन विद प्रोटॉन एंड फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, नहीं, प्रोटॉन के साथ कंबाइन नहीं होता है। कंटेन रिप्लेसेबल H प्लस आयन, नहीं, इसमें एक भी रिप्लेसेबल H प्लस आयन नहीं होता है। जब भी एसिड की तरह बिहेव करेगा कभी भी अपना H प्लस आयन नहीं देगा,
नो H प्लस आयन इज रिप्लेसेबल इन बोरिक एसिड। इसकी बेसिसिटी कितनी होती है बेटा? बोरिक एसिड की बेसिसिटी होती है 1। बोरिक एसिड में दिखने को तो 3 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये एक ही H प्लस देता है, और वो भी खुद का नहीं होता है। वो किसका होता है? वाटर का होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। गिव्स अप प्रोटॉन नहीं, गलत है। नेक्स्ट, ऑक्साइड दिया गया है और एसिडिक बेसिक पूछा हुआ है। लो साहब, N2O, NOCO और H2O। ये तो याद है ना, अपन ने कैसे याद किए थे? न्यूट्रल ऑक्साइड हैं सारे। नहीं नहीं, कोक नहीं, पानी पीऊंगा, ऐसे याद किया था इनको। ये सारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, ये सारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। तो सीओ कैसा हो जाएगा बेटा? न्यूट्रल। बोले तो ए का आ जाएगा 2। ए का 2 अपने को ए के ऑप्शन में दे रखा है, और आंसर चला जाएगा हमारा 1। ठीक है। BaO कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, मेटल है तो बेसिक हो जाएगा, यानी कि बी का 1 आ जाएगा। बी का 1 दे रखा है। Al2O3 हम जानते हैं एम्फोटेरिक है, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 है, और Cl2O7 एक नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, आसान है ये तो, कोविड का क्वेश्चन था ये। लो एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर? SiO2, GeO2, CO2 और SnO2। टिन के सारे ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। कैसे याद किए थे? याद है ना, पंजाबी अली गाना सुने कार में। कैसे याद किए थे बेटा? पंजाबी अली गाना सुने कार में। इनके तो सारे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है, कोई सा भी दिख जाए। और इनके पर्टिकुलर कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के +3 और +4 वाले ऑक्साइड्स। ठीक है, और सब बोले ऐसे वाह, सब बोले ऐसे वाह। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट स्टेबल? इनमें से कौन सी स्पीशीज स्टेबल नहीं है, ये हमें बताना है। SiF6 2 नेगेटिव। SiF6 2 नेगेटिव तो एग्जिस्ट करती है बेटा, यहां पर 6 फ्लोरीन सिलिकन पर लग सकते हैं, चलेगा। GeCl6 2 नेगेटिव ये भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि Ge का साइज बड़ा है, इसलिए इस पर 6 क्लोरीन लग जाते हैं, कर जाएगा एग्जिस्ट। SnOH, SN पे 6 OH लग सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, चलेगा। SiCl ये एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, SiCl6 2 नेगेटिव ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ये क्यों नहीं कर पाता? इसका रीजन क्या था? ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ Cl आयन। Cl क्या है? इतना बड़ा है कि 6 Cl बेटा सिलिकॉन पे नहीं लग पाते, इसलिए SiF6 2 नेगेटिव तो एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, बट क्योंकि Cl का साइज बड़ा है, इसलिए 6 क्लोरीन एटम एक सिलिकॉन पर नहीं लग पाएंगे। ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन 6 बड़े Cl एटम सिलिकॉन पर नहीं लग पाते, और ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए सिलिकॉन जो है ना, वो HF में तो डिजोल्व हो जाता है, HCl में नहीं हो पाता है, क्योंकि वो HF में ये बना लेता है डिजोल्व होने के लिए, पर HCl में ये नहीं बन पाता है, इसलिए ये डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? अपने को बताना बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देख लेते, चलिए आइए। PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर। PbF4 इज कोवेलेंट, अभी बताता हूं इसका आंसर, है ना। ये SiCl4 ये चारों जो स्टेटमेंट दिए गए ना, ये एनसीईआरटी की लाइन से उठाकर दिए गए बेटा। अगर आप पी ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें रिएक्शन विद हेलोजन्स करके, एक केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद हेलोजन करके एक आपको छोटा सा पैराग्राफ मिलेगा, ये चारों लाइनें वहां से उठाई गई हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये देखो आप, SiCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइज्ड, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि CCl4 के अलावा बाकी जितने भी टेट्राक्लोराइड्स हैं वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। और CCl4 इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, सिलिकॉन के पास तो वेकेंट ऑर्बिटल है। हाइड्रोलाइसिस पहले हमारे सिलेबस में था, अभी हट चुका है, पी ब्लॉक वाला। ये वाटर है आपका, ठीक है, वाटर अपना लोन पेयर सिलिकॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में देकर हाइड्रोलाइसिस वाला प्रोसेस कंप्लीट करवा लेता है। और वाटर इसको हाइड्रोलाइज मतलब वाटर की इससे रिएक्शन के बाद मिलता है अपने को क्या?
H4SiO4 और 4HCl, मतलब ऑर्थोसिलिसिक एसिड मिलेगा और 4HCl मिल जाएगा। तो हाँ, SiCl4 इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है अपना। फिर GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2, मतलब जर्मेनियम का +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड जर्मेनियम के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल है। तो हाँ, अपने को मालूम है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ऊपर की तरफ बेटा हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो जर्मेनियम की +4 हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है और +2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सही है। तो अगर आप GeF4 और GeF2 को कंपेयर करोगे, GeF4 ज्यादा स्टेबल मिलेगा। GeCl4 GeCl2 को कंपेयर करोगे, GeCl4 ज्यादा स्टेबल मिलेगा। मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, तो बी और सी तो करेक्ट है। अब PbF4 और SnF4 में से अपने को बताना है, इन दोनों में से एक इनकरेक्ट है। PbF4 इज कोवेलेंट नेचर, SnF4 इज आयनिक नेचर। तो एक लाइन उसमें लिखी हुई है बेटा, एक लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है क्या, कि ये जो टेट्राहेलाइड्स हैं कार्बन फैमिली के, वो टेट्राहेड्रल नेचर के होते हैं। और टेट्राहेड्रल नेचर के, इसका मतलब एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और कोवेलेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, मतलब उसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, आयनिक नहीं है। कंपाउंड कैसा है, कोवेलेंट है। तो PbF4 और SnF4 एक्सेप्ट PbF4 एंड SnF4 other tetrahalides are कोवेलेंट। कार्बन फैमिली के इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी जो टेट्राहेलाइड्स हैं वो कैसे बेटा, कोवेलेंट है। PbF4 और SnF4 ये दोनों कैसे हैं बेटा, ये दोनों आयनिक हैं, ये दोनों आयनिक हैं। तो PbF4 इज कोवेलेंट, ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया और यही अपना आंसर हो गया। और SnF4 इज आयनिक, ये अपना करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, PbF4 और SnF4 इन दोनों के अलावा बाकी सभी टेट्राहेलाइड कैसे बेटा, कोवेलेंट है। PbF4 एंड SnF4 आयनिक है। तो PbF4 इज कोवेलेंट, इट विल बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is because of inability of ns2 electron of the valence shell to participate in bonding that it is, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात हो रही है और क्या बोल रहा है, इनेबिलिटी ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट Sn+4 इज रिड्यूसिंग व्हाइल Pb+4 इज ऑक्सीडाइजिंग। Sn+4 और Sn+2, पहले तो ये देख लो, ये दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन सी ज्यादा स्टेबल है, कौन सी ज्यादा स्टेबल है, +4 ज्यादा स्टेबल है। तो +4 से +2 में आना चाहेगा क्या, +4 से +2 में आना चाहेगा क्या, नहीं। ठीक है, हालांकि चला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर जाता है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर जाता है। Sn+4 +2 में अगर जाएगा तो ये कैसा रहेगा, +4 से +2 में अगर जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, और लेकर जाएगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। पर क्योंकि Sn+4 ज्यादा स्टेबल है Sn+2 से, तो जाने की टेंडेंसी नहीं है, कम है, ऐसे बोल सकते हैं, बहुत कम टेंडेंसी है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव भी करेगा तो भी कैसा रहेगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। कैसा रहेगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि Sn+2 +4 में आने की टेंडेंसी रखता है, तो +2 से +4 में आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के आएगा, यानी कि खुद का ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये सामने वाले को रिड्यूस करता है। तो Sn+2 एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और क्योंकि इसकी जाने की टेंडेंसी है +2 से +4 में, तो ये एक अच्छा, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो Sn+2 इज रिड्यूसिंग, ये वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो Sn+2 वाइल Pb+4 इज ऑक्सीडाइजिंग। अब Pb के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। Pb+4 और Pb+2 इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, Pb+2 ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो +4 से +2 में जाने की टेंडेंसी है, +4 से +2 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, खुद का होगा रिडक्शन। इसका मतलब ये खुद कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, जाने की टेंडेंसी भी है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन +2 से +4 में आने की टेंडेंसी नहीं है। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो कैसा रहेगा बेटा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। तो Pb+4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Sn+2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट।
तो Sn+2 इज रिड्यूसिंग वाइल Pb+4 इज ऑक्सीडाइजिंग, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, Sn+2 ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है और Pb+4 रिड्यूसिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, और Sn+2 एंड Pb+2 आर बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अपने को बताना है, वैसे तो ये हमारे सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, वैसे तो ये हमारे सिलेबस से हट चुका है, मतलब एलोट्रॉप्स जो हैं बेटा अब वो हमारे सिलेबस में नहीं रहे, मतलब 2024 से ही हटे हैं, है ना। और हमने देखा लास्ट ईयर की एलोट्रॉप्स नहीं पूछे गए, इसका मतलब एलोट्रॉप्स अब अपने सिलेबस से बेटा हटा दिए गए हैं, पर फिर भी क्वेश्चन है, कर लेते हैं, है ना। और ये तो बचपन से पढ़ते हैं और आप इनके बारे में, कोक, डायमंड और इनके बारे में, है ना। चलिए देख लेते हैं, कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिड, ये तो डायमंड होगा क्योंकि डायमंड में ही होते हैं सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से, कोवेलेंट नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 1। बी का 1 कहां दे रखा है, एक ही ऐसा ऑप्शन है, दो ऐसा ऑप्शन है जिसमें बी का 1 दे रखा है, तो ये हटा दो और ये हटा दो। ठीक है, और आपको मालूम है बेटा ड्राई लुब्रिकेंट की तरह ग्रेफाइट यूज होता है, तो डी का हो जाएगा 2। डी का 2 उसमें दे रखा है, मतलब डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फुलरीन कार्बन एटम्स आर sp2 यूजर केज लाइक मॉलिक्यूल, केज लाइक मॉलिक्यूल मतलब एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, इसका बॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है, सॉकर बॉल टाइप। ठीक है, और कोक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है ना। जब मेटलर्जी पढ़ते हैं अपन तो मेजर जो भी मेटल्स होते हैं उनके रिडक्शन के लिए हम कोक यानी कि कार्बन रिडक्शन का ही यूज करते हैं, तो कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, नहीं सिर्फ ग्रेफाइट यूज किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल नेटवर्क, नहीं, ग्रेफाइट का होता है शीट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे एक शीट की फॉर्म में सारे कार्बन एटम बिछे हुए होते हैं, हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में लगे हुए होते हैं सब, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, है ना। तो ग्रेफाइट का होता है शीट लाइक, लेकिन डायमंड का 3D कोवेलेंट नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है। डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक, नहीं, डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज, यहां पर ग्रेफाइट भी कोवेलेंट ही होता है बेटा, है ना। ग्रेफाइट डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, हाँ, कार्बन डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है और ये कार्बन फर्दर 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है बेटा, है ना। ये तो होता है डायमंड का कोवेलेंट नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर, और ग्रेफाइट में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर इनमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे होते हैं पूरी शीट में। ठीक है, तो एक कार्बन देखो बेटा 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना पा रहा है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है, ये तो बचपन में पढ़ लिया था तुमने डायमंड ग्रेफाइट वगैरह के बारे में। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट, ये होता है bn बेटा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ये भी सिलेबस में था पर हट गया, अब इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है ना, ये आंसर है अपना, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ये जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वैसे ही, कार्बन की जगह पे बस आप बोरोन और नाइट्रोजन लगाते जाओ तो आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मिल जाएगा बेटा। ठीक है, और इनमें भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पूरी शीट में ऐसे ऐसे पूरी शीट में ऐसे घूम रहे होते हैं, ऐसे 2D शीट टाइप स्ट्रक्चर बनता है। यहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है कार्बन नाइट्रोजन दोनों का। ठीक है, वैसे कार्बन का सॉरी बोरोन नाइट्रोजन दोनों का, वहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है ग्रेफाइट में, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट में बोरोन नाइट्रोजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। सब कुछ ग्रेफाइट के जैसा है, बस इसमें पोलर बॉन्ड्स हैं, उसमें नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं, ये थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस होता है, और ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और वो ऑर्गेनिक वाला मॉलिक्यूल होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। CO2 इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, ये सारे पुराने जमाने वाले क्वेश्चन है बेटा, जब अपने सिलेबस में हुआ करते थे, अब तो ये हट गए हैं, पर फिर भी कुछ क्वेश्चंस कर लो, क्या पता काम आ जाए। ठीक है, CO2 is used as a refrigerant for ice cream and frozen food. The structure of C60 contain 12 6 carbon ring and 25 carbon ring.
नहीं, सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला गलत है, मतलब ये और ये तो आंसर नहीं जाएगा अपना। ठीक है, ZSM5 टाइप ऑफ जीरा इज यूज कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन, ठीक है, थर्ड वाला सही है। तो अपना CO2 इज यूज्ड एज 1 and 3, और सेकंड वाला द CO2 इज CO इज कलरलेस एंड ऑडरलेस, 4 भी सही है। तो आंसर जाएगा बेटा अपना 3 and 4। आंसर क्या चल जाएगा अपना 3 and 4, है ना, काम का नहीं है, छोड़ दो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। हाँ, ये जब ब्लड में जाकर मिलता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना हमारी बॉडी में। तो जब ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता है CO, जब CO इनहेल कर लोगे, ब्लड में जाके मिलेगा, हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन करता है। तो जब ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, इसका मतलब इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन कैरी नहीं करेगा ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, अपने ब्लड का यही तो काम होता है, पूरी बॉडी में फ्लो क्यों कर रहा है? ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहा है सभी पार्ट्स को। ठीक है, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नहीं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो भयंकर स्टेबल होता है, भयंकर स्टेबल होता है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो बी ही आंसर हो जाएगा अपना। इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। हाँ, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जब कार्बन को जलाया जाता है तो CO बनती है, इसलिए बोलते हैं ना बंद कमरे में कभी भी अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, या सिगड़ी नहीं जलानी चाहिए, या हीटर जलाकर नहीं सोना चाहिए बंद कमरे में, क्योंकि क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। अब अगर आप कोयला जला के या लकड़ियां जला के कमरे में सो रहे हो तो आप उसके धुएं से नहीं मरोगे, आप किससे मर जाओगे? CO जो प्रोड्यूस होगी ना वहां पे, जैसे बंद कमरा है तो मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन है, तो थोड़ी देर तक तो जब लकड़ियां जलेंगी, कोयला जलेगा तो CO2 बनती रहेगी, लेकिन जैसे ऑक्सीजन लिमिटेड हो गई, अब ऑक्सीजन की सप्लाई गिर गई, क्योंकि जल गई, ऑक्सीजन कंबाइन हो गई कार्बन से, CO2 बना लिया, अब ऑक्सीजन का जो है परसेंटेज कम हो गया। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अब कार्बन जल रहा है, तब बनती है CO। अब CO बनेगी, आप सो रहे हो वहां पर, CO इनहेल करोगे, अंदर जाएगी, ब्लड में मिक्स होगी, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें से ऑक्सीजन की जगह अब CO लग गया, तो जो हीमोग्लोबिन है अब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा, मतलब वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, वो CO को कैरी करेगा। CO को कैरी करेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई गई आपकी बॉडी की, धीरे धीरे आपको गहरी नींद आएगी, फिर बेहोशी आएगी, और फिर हो सकता है अगर आपने ज़्यादा सूंघ ली CO तो आपको ऐसे सींग वाला मुकुट पहने हुए भैंसे पर बैठे हुए एक व्यक्ति नजर आए, है ना। अगर ऐसा है तो समझ जाना कि आपकी अंतिम यात्रा चालू हो चुकी है। ठीक है, डायमंड इज sp3 ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये वाला इनकरेक्ट है, आंसर जाएगा बी। बेटा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ना बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये कुछ काम के क्वेश्चन थे अपने P ब्लॉक के। आई नो ये सफिशिएंट नहीं है, बट हाँ ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे कि P ब्लॉक में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने बोला कि ये पुराने क्वेश्चन है, ये हमारे सिलेबस के नहीं थे, वो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे क्वेश्चंस, वो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे। तो पहले स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन किए अब उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने आपको प्रचंड के लेक्चर में करवाई दिए थे, तो वो कर लेना अच्छे से, वहीं से P ब्लॉक के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, डरने वाली बात नहीं है। P ब्लॉक अब बहुत छोटा रह गया है, ज्यादा कुछ अब इसमें नहीं बचा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, कीप प्रैक्टिसिंग।